बीपीएससी पीटी और मेंस एग्जामिनेशन में जिस टॉपिक को लेकर सबसे ज़्यादा हाइप बना हुआ है, हाइप का मतलब होता है एक ओवर रेटेड है, इतना महत्व तो नहीं देना चाहिए जितना ज़्यादा दिया जाता है। और उसका कारण भी मैं बताऊंगा। वो है एकमात्र, वो है साइंस। ओके, मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहता है लोगों को, और पीटी में भी काफ़ी ज़्यादा लोग इसको महत्व देते हैं, और देना भी चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो नॉन साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। तो पीटी में करीब 30 सवाल इससे पूछे जाते हैं। आज हम इसकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे। और मेंस एग्जामिनेशन में अभी तक क्या होता था कि 1 से 2 सवाल, कभी कभी बाई चांस ऐसा हुआ है कि 2 सवाल पूछे गए हों, नहीं तो मिनिमम 1 सवाल तो रहता ही था, लेकिन वो लॉन्ग फॉर्म के होते थे। लेकिन इस बार से थोड़ा सा अलग हो गया है। आप सभी को पता ही होगा कि इस बार से 68 बीपीएससी से GS2 सेक्शन 3, इसमें दो सवाल रहते थे, और साइंस और इकोलॉजी से जुड़े हुए। इसमें आपके शॉर्ट आंसर भी आएगा और उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो साइंस का थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि शॉर्ट आंसर उससे पूछे जाएंगे और उसको लिखना ज़रूरी होता है। पहले क्या होता था, सेक्शन 3 से मात्र 1 क्वेश्चन करना होता था। सेक्शन 1 से 2 क्वेश्चन, सेक्शन 2 से 2 क्वेश्चन, और सेक्शन 3 से 1 क्वेश्चन करना होता था। और सॉरी, 3 और 2 करना होता था। 3 6 और 2 8 क्वेश्चन लिखने होते थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग हो गया है, तो उसी को आज हम लोग ध्यानपूर्वक पूरा शुरू से अंत तक समझेंगे, और मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी समझाऊंगा। जो लोग 68 देंगे उनको भी मदद करेगा। जिस दिन उनके वीडियो काम का नहीं होता, मैं पहले ही उनको मना कर देता हूं, मत देखो, क्योंकि 68 बीपीएससी अब सर पे आ गया है। एक हफ्ते 1.5 हफ्ते बाकी है। तो आप देखिएगा वीडियो को अंत तक, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन बहुत लो कॉस्ट है, और आपको डायरेक्टली मुझसे आपको मदद मिल जाएगी। मैं डायरेक्टली आपको गाइड कर दूंगा, पर्सनली गाइड कर दूंगा। साइंस को लेकर सिलेबस क्या है? सिलेबस से बस इतना सा लिखा हुआ है आपको। बहुत सारा कुछ मैं सवाल भी लाया हूँ। बिना सवाल देखे किसी भी चीज़ का एनालिसिस नहीं हो सकता है। ध्यानपूर्वक बस देखना है आपको वीडियो अंत तक। घर पे बैठे बैठे कोचिंग में भी इतने अच्छे से नहीं, बारीकी से वो समझाते हैं, मुझे पता है। ओके, सबसे पहले तो साइंस जो है उसके के सवाल ही देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग कुछ भी करेंगे। सवाल कहाँ गया? ये रहा सवाल। 67वीं का पहले सवाल देखिए। उसके बाद हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे पूछना क्या चाह रहा है, कहाँ से पढ़ें, और किस तरह से इसको आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। सवाल में क्या पूछा है कि किसी भी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन और आहार संबंधी सुरक्षा से होता है। राष्ट्र के जीवन गुणवत्ता, देश में जो जीवन गुणवत्ता होगा उसका भोजन खाद्य सुरक्षा से संबंधित होता है, वो ये बोल रहा है। भारत ने उत्पादन, उत्पादकता, खाद्यान्न की उपलब्धता, बागवानी उत्पादन आदि के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धि की है। हमने उत्पादन तो बहुत अच्छा सुधार कर लिया है ना। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य बिहार के कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। इसने क्या किया, 2 सवालों को मिक्स किया। इकोनॉमिक्स का भी सेक्शन मिक्स कर दिया और साइंस का भी सेक्शन मिक्स करके आपसे सवाल पूछ लिया है। किसके बारे में? बिहार में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के विकास के बारे में पूछा गया है। बिहार में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में कौन कौन से काम हुए हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है। समझ में आ रही है चीज़ें? अगर आप सिर्फ नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ के जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, मुझे बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। इन्होंने ये पहले ये बताने की कोशिश की, उससे आपको एक्सप्लेन करवाएंगे कि हमने प्रोडक्शन में कैसे प्रगति की है, प्रोडक्शन में कैसे हमने प्रगति की है। अब उसने आपसे पूछा, पहले तो इसको भारत के लेवल पर लिखना है, आपको इंडिया के लेवल पर लिखना है। उसके बाद उसने पूछा क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में कि ये बताओ कि बिहार में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के कौन कौन से विकास आपने देखे हैं, किस प्रकार से हमने विकास किया है, उसकी भूमिका पर चर्चा करना है आपको। समझ में आ रही है चीज़ें क्या है क्या नहीं? इसी लेवल का आपसे सवाल पूछा गया था, लेकिन ये लॉन्ग फॉर्म था। इस बार भी इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन इनकी संख्या कम होगी क्योंकि लॉन्ग फॉर्म का आंसर है ये। अब आते अगले सवाल पर। ये ऐसे के जैसे है, इस प्रकार का निबंध भी आपसे लिखने को दिया जा सकता है।
लॉन्ग फॉर्म में लिखना था, 5-6 पेज करीब में लिखना था इसको। प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। उसने बोला है कि पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि करना है आपको कि प्रौद्योगिकी अभिशाप बन रहा है, वरदान बन रहा है। पर्यावरण प्रदूषण का मतलब क्या होता है, हम कहाँ से लिखेंगे अगर इसको शुरुआत करेंगे तो? जहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, मैं समझ गया हूँ, आप कहाँ से लिखना शुरू करेंगे? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जब से शुरू हुई तभी से तो पर्यावरण प्रदूषण का वृहद स्तर पर देखा जाता है। उससे पहले तक तो जब नवपाषाण से लेकर औद्योगिक क्रांति तक अगर आप लाइफ स्टाइल देखेंगे ह्यूमन का, तो उसमें थोड़े बहुत ही परिवर्तन आए, राजा महाराजा बन गए, थोड़ा साज सामान का आ गया, बाकी कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। औद्योगिक क्रांति के बाद ही सब कुछ परिवर्तन आता है। भाप इंजन, कोयला इंजन जब शुरू हो जाता है उसके बाद ही सब कुछ देखना शुरू कर देते हैं हम लोग कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, मीथेन का उत्सर्जन और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इन सब चीज़ों की हम लोग बात करने लग जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में छेद, ये सब बाद में आने लग जाते हैं। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, प्रौद्योगिकी ने पर्यावरण प्रदूषण को कैसे प्रभावित किया, इसको लिखना था। उसके बाद इसमें क्या लिखना था, अंत में आपको एंड करने से पहले ये भी लिखना था कि उसी प्रौद्योगिकी ने हमें पर्यावरण को फिर से रीगेन करने के में भी मदद किया है। ओजोन का छिद्र अगर भरा है तो हमने CFC के जगह पर अलग अलग टेक्नोलॉजी अपनाए, जिससे क्या हुआ, ओजोन का लेयर धीरे धीरे लगभग में अपने रूप में वर्तमान जो उसका मूल स्वरूप होता है उसमें वापस आ गया है। इसी प्रकार से आप क्या बताएंगे कि हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, इसी प्रकार से आप क्या बताएंगे कि जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं ये भी किसकी देन है, ये भी देन है टेक्नोलॉजी का ही। तो टेक्नोलॉजी अभिशाप वरदान दोनों चीज़ों को आप इसमें स्पष्टता के साथ लिख सकते थे। पहले सवाल देखिएगा, फिर मैं सवाल के क्रक्स पर आऊँगा। क्रक्स का मतलब मूल उसका भावना क्या था और क्या आपको पढ़ना चाहिए, उस पर आएंगे हम लोग। ओके, अगला सवाल है कि बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है। आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित करने में, इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकते हैं? उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्टीकरण दीजिए। उसने पहले ये बताया कि बिहार में बाढ़ बहुत ज़्यादा आते हैं, सच है ये तो। उसने बोला कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी किस प्रकार से मदद करते हैं। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इस सवाल को अब भी डिस्कस करके फिर से समझ सकते हैं हम लोग कि कैसे क्या मदद करता है, कैसे नहीं। किताबों पर भी आएंगे, कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, एक ही किताब में आपको सारा कुछ मिल जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे ये जो सवाल है, ये किताब से बाहर की चीज़ें हैं। किसी भी किताब में आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा, या मिल भी जाएगा तो इतना डिटेल। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट जो आए हैं, जो पिछले 6 महीने में आए, पिछले साल भर में देखा गया, वो तो आपको हर किताब में नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो मैं जो कह रहा हूँ? यानी कि आपको खुद से भी कुछ चीज़ें सोचना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा। साइंस का तैयारी का, मेंस का मूल रूप इसी में छुपा हुआ है कि कितना ज़्यादा आपको नए नए चीज़ों के बारे में जानकारी है। ओके, उसके बाद से कुछ और सवाल मैं दिखाता हूँ। एक सवाल तो ये भी था, नैनो टेक्नोलॉजी में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की विशाल क्षमता है, उदाहरण के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। ये तो आसान सवाल है, बिल्कुल स्टैटिक से है। उससे पहले का अगर आप सवालों को देखें, वर्तमान विश्व में अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिकों का एक प्रमुख ध्येय दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज है। परग्रही जीवन, दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज की है। भारत द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास की विवेचना विशेष रूप से 21वीं सदी इस ध्येय की पूर्ति के लिए कीजिए। भारत ने दूसरे ग्रहों पर जीवन खोज के लिए कौन कौन से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को डेवलप किया है, कौन कौन से मिशन को डिजाइन किया है, इसके बारे में बताना था। तो मूल रूप से हमने मंगल ग्रह के बारे या मंगल ग्रह के लिए जो हमने मिशन भेजा था उसी के बारे में लिखना था मूल रूप से। 66वीं पूछा गया तो थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा में था उस समय, तो और उसके बाद की भी चीज़ें बहुत सारी चर्चा में रहती है हमेशा ही लगभग में, इसलिए इससे जुड़े हुए सवाल पूछे गए थे आप लोगों से। अगला क्या है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने अपने सुरक्षा निकाय में सुरक्षा आयुध एवं उपकरणों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समाहित कर उसमें वृद्धि की है। जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम हमने चलाया उसमें इन्होंने बोला है कि हमने हथियार निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की कोशिश की है। इस कथन की पुष्टि सुरक्षा अभियांत्रिकी में वैज्ञानिक विकास के आधार पर करना है। डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी सबसे फेवरेट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन में। मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, मेंस एग्जामिनेशन में अभी तक तो यही था
लेकिन आगे थोड़ा सा चेंज तो होगा, लेकिन मूल रूप से सारा का सारा क्या चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं। ये सवाल वगैरह देख रहे होंगे आप लोग। अगला क्या है? विगत कई वर्षों में बाढ़ और सूखे की स्थिति। फिर देखो क्या आ गया, बाढ़ और सूखा। भारत में मेक इन इंडिया मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया, फिर से मेक इन इंडिया। बिहार लगातार बाढ़ और सूखे। कोविड-19 की स्थिति का उत्पन्न हुई। नौकरियों पर संकट की स्थिति को नियंत्रित करने, राष्ट्र के विकास की गति को बनाए रखने के विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या भूमिका निभा सकते हैं? कोविड। भारत में नदियों का सुदृढ़ जाल होने के बाद भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जो पेयजल की कमी से जूझ रहे हैं। विद्युत खपत की बढ़ती मांग, लगातार घटते पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के कारण देश में वर्तमान विद्युत क्षमता की कमी से जूझ रहा है। जो भी सारे सवाल पूछे गए हैं 64वीं तक का मैंने दिखा दिया, बहुत पहले तक का दिखा दिया। अगर उस सवालों को ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, जो भी सवाल पूछेगा अगर ध्यानपूर्वक उनको देखेंगे, तो पहला तो एक चीज़ फिक्स है उसमें, क्या है कि करंट से रिलेट करके अधिक सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा क्या है, स्टैटिक्स से जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें भी कुछ हिस्सा करंट का रहता ही है। सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक्स ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछेगा, वो पूछेगा उसके अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, उसका कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये जैसे ही आएगा तो वैसे ही करंट में जो एग्जाम्पल चर्चा में होंगे उसको आप देंगे। समझ में आ रही है चीज़ें मैं क्या कह रहा हूँ? अब इसके आधार पर ये होता है कि करंट और जो स्टैटिक पोर्शन है उसको कितना वेटेज दिया जाए, कैसे तैयार किया जाए। ओके, इस चीज़ को ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। करंट में जो टॉपिक होते हैं, जैसे अभी कि मैं ये टॉपिक नोट करना चाहिए आपको, जैसे एआई हो गया, एआई सबसे हॉट टॉपिक है। सेमीकंडक्टर्स हो गए, सेमीकंडक्टर चिप जो है कल मैंने भी दिया था 68वीं वालों को, और इसको तैयार करके ज़रूर जाइएगा। इसको लेकर पूरी दुनिया मार पड़ी मतलब मारपीट होने की कगार पर पहुंच गई है, ऐसा हो गया है। पूरी दुनिया के देश इसमें रेस में लगा। अमेरिका बोल रहा है कि हम इस पर प्रभुत्व हासिल करना चाहते हैं, तो चीन बोल रहा है हम प्रभुत्व हासिल करना चाहते हैं। भारत भी कोशिश में लगा हुआ है। भारत ने भी सेमीकंडक्टर्स के निर्माण को लेकर बहुत सारे योजनाओं की घोषणा की है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी पेट्रोलियम इम्पोर्टेंट है ना आज के ज़माने में, बिना पेट्रोलियम के किसी का कुछ नहीं हो सकता, और धीरे धीरे पेट्रोलियम से निर्भरता समाप्त हो रही है। उसी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स चिप बोलते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसको लेकर पूरे दुनिया में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। बहुत कम देश इसको बना सकते हैं। एक देश है छोटा सा ताइवान, इसका अस्तित्व इसीलिए बचा हुआ है, नहीं तो चीन इस पर कब का कब्जा कर लेता, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर्स निर्माण में, सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण में दुनिया का लीडर है। छोटा सा देश है, बिंदु जितना टापू वाला देश है, लेकिन ये सेमीकंडक्टर के निर्माण में बिल्कुल लीडर है। ये पूरे दुनिया को लीड करता है सेमीकंडक्टर्स के निर्माण में। ये अगर सप्लाई बंद कर दे तो चीन की सारी जो मोबाइल और लैपटॉप और टैब की फैक्ट्री सब बंद पड़ जाएगा। समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए इसको भी आपको तैयार करना पड़ेगा। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा सेमीकंडक्टर चिप के बाद? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन पता ही है कि अभी डेटा एक ही जगह स्टोर रहता है, लेकिन ब्लॉकचेन में क्या होते हैं, अलग अलग जगह पर स्टोर रहता है। कोई कहीं पर भी कुछ परिवर्तित करता है तो अलग अलग जगह पर अलग अलग यूजर को एक साथ में दिखता है डेटा में कुछ परिवर्तन हुए हैं। मुझे पता है जिन लोगों का साइंस और टेक्नोलॉजी से नाता थोड़ा सा कम है उनको दिक्कत आ रही होगी, लेकिन क्या करें गुरु, आपको अगर एग्ज़ाम पास करना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। आपको भले ही रट के ही क्यों ना जाए ब्लॉकचेन, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। और भी ज़्यादा क्यों चर्चा में है ब्लॉकचेन? अगर ब्लॉकचेन की हम लोग बात करें तो और ज़्यादा क्यों है, क्योंकि RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल करेंसी की घोषणा की है। डिजिटल करेंसी की घोषणा की है, और ये इसका पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब डिजिटल करेंसी अपने देश से बन चुका है और उसको कुछ कंपनियां और कुछ निवेशकों के द्वारा उपयोग किया जा रहा है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, कि क्या क्या इसमें खामी आ रही है और कैसे क्या इसको यूज़ करना है। डिजिटल करेंसी और डिजिटल ट्रांजेक्शन में फ़र्क होता है। जो आप फ़ोनपे और पेटीएम यूज़ करते हैं वो डिजिटल ट्रांजैक्शन है। डिजिटल करेंसी रुपए जो है उसका डिजिटल फॉर्म आ जाएगा, उसको वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित होगा। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? तो इससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या होता है और इसके मेरिट और डिमेरिट क्या हैं, इसके पक्ष और विपक्ष क्या हैं, साइंस किस प्रकार से इसको मदद कर रहा है या किस प्रकार से कालाबाजारी को रोक सकता है या ब्लैक मनी को रोक सकता है, इन चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए ब्लॉकचेन, डिजिटल करेंसी, सेमीकंडक्टर्स और AI चर्चा में है। एक और टॉपिक है करंट में चर्चा में, वो है वेब 3.0। अभी जो लोग आप लोग यूज करते हैं, जैसे यूट्यूब यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ये वेब 2.0 है।
वर्जन का नाम होता है 2.0। 3.0 वर्जन जो होगा, जैसे यूट्यूब पर जो आप मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं, ये वीडियो जब मैं अपलोड करता हूँ तो किसी यूट्यूब के आपके लोकल सर्वर पर, आपके नज़दीक के सर्वर पर जाके स्टोर हो जाता है, और वो स्टोर वहाँ से फिर आपको स्ट्रीम किया जाता है वीडियो। फिर आप मोबाइल पर जब चलाते हैं तो उस सर्वर से उठकर आपके मोबाइल पर पहुँचता है इंटरनेट के माध्यम से। वेब 3.0 में ये सब समस्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यूट्यूब का भी मालिक कौन है? गूगल है। सारे डेटा का कोई ना कोई मालिक होता है आजकल, लेकिन वेब 3.0 में कोई किसी का मालिक नहीं होगा। इसमें जो यूज़र होंगे, जो आप होंगे, आपके पास ज़्यादा राइट्स होंगे, ज़्यादा आपको नेट सर्फिंग करने के लिए पेमेंट किया जाएगा। आप किसी वेबसाइट को खोलेंगे उसके लिए पेमेंट किया जाएगा वेब 3.0 में। जब ये चीज़ ज़्यादा स्तर पर आ जाएगा तो वेब 3.0 के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी बिल्कुल ही इंटरनेट के दौर में। वेब 3.0 से पिछले साल यूपीएससी पीटी 2023-22 में एक सवाल पूछा गया था वेब 3.0 से। तो वेब 3.0 शॉर्ट आंसर में पूछे जा सकते हैं कि चलो 5 नंबर 10 नंबर दे दिया कि आप एक पेज लिखिए इसके बारे में, तो इसलिए थोड़ा सा वेब 3.0 जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। उसके बाद जैसे हो गया क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर, अब ये क्या होता है? कंप्यूटर अभी एक ही भाषा जानता है, 1 और 0। एक बार में उसके पास 1 जाएगा या 0 जाएगा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में क्या होता है, एक बार में कोई चीज़ 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 0 भी हो सकता है, 0 1 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है। तो जहाँ इस पर एक बार में 2 चीज़ों का प्रोसेस होता था, यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 चीज़ों का प्रोसेस होगा। यानी कि एक्सपोनेंशियली का बढ़ना होता है, एक्सपोनेंशियल स्पीड हो जाएगा क्वांटम में। क्वांटम में कोई चीज़, अभी हम लोग क्या समझते हैं, कोई चीज़ ट्रू होता है, कोई चीज़ फॉल्स होता है। वास्तविक जीवन में भी यही समझते, कोई चीज़ सच होता है, कोई चीज़ झूठ होता है। क्वांटम बिल्कुल अलग दुनिया है। वहाँ पर सामान्य फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नियम काम नहीं करते हैं। वहाँ पर कोई चीज़ एक बार में ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है। कोई चीज़ एक बार में 0 0 भी हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है। दोनों चीज़ ट्रू ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स फॉल्स भी हो सकता है। ये कंप्यूटर साइंस का बेसिक होता है। तो जब क्वांटम टेक्नोलॉजी आएगी, अगर सामान्य अर्थों में समझें हम लोग, तो जो दुनिया की सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है वो भी उसके सामने बौना साबित हो जाएगा। जो अभी दुनिया का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर को, जो सुपर कंप्यूटर है अभी दुनिया का, वो जिस काम को 100 वर्षों में करेगी, लगातार उसको लगाकर छोड़ दिया जाए उस काम में तो 100 वर्ष बाद वो काम पूरा करेगी। वो काम पर क्वांटम कंप्यूटर 1 से 2 सेकेंड में पूरा करती है। अब आपको स्पीड का अंदाज़ा लगा होगा क्या होता है क्वांटम। तो इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बहुत सारे मिशन भारत सरकार ने लॉन्च किए हैं। इससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि भारत अगर क्वांटम कंप्यूटर में पिछड़ गया, क्वांटम कंप्यूटिंग में पिछड़ गया, चीन बहुत आगे हो गया है, अमेरिका बहुत आगे हो गया, तो हमारी रक्षा सिक्योरिटी से लेकर साइबर तक सब कुछ कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। सब पर कोई भी कब्जा कर सकता है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वांटम। समझ में आ गई चीज़ें। ये कुछ करंट के टेक्नोलॉजी और भी कौन से हैं, जैसे 5G है, करंट में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। 5G टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सवाल आपको 68वीं में और 69वीं में बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। 68 69 बीपीएससी में आपको देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आते हैं स्टैटिक पोर्शन पर। स्टैटिक में जो सवाल पूछे जाते हैं वो 2 स्तर के होते हैं, एक बिहार से रिलेटेड और एक आपका इंडिया से रिलेटेड। बिहार से रिलेटेड क्या पूछा जाता है? मुख्य रूप से बिहार से अभी तक जो पूछा गया और आगे भी जो पूछा जाएगा वो आपदा प्रबंधन, यानी कि बाढ़, सूखा, भूकंप वगैरह को कैसे मैनेजमेंट करेंगे आप, पहला। दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरा एजुकेशन, चौथा कोई और ले सकते हैं आप। एग्रीकल्चर के अलावा भूखमरी, पोषण का, इन सब की समस्याओं को कैसे दूर करेंगे, या बिहार सरकार ने टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ावा दिया है, नई शिक्षा नीति के तहत विज्ञान प्रौद्योगिकी को किस प्रकार बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इनसे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाते हैं बिहार से रिलेटेड। तो बिहार के एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को, बिहार के आपदा प्रबंधन टेक्नोलॉजी को अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। बाढ़ को मैनेज करने का मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या होता है, सूखा को मैनेज करने का मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या होता है, कुछ आपकी भी सोच समझ तो होगी ही किसी भी चीज़ आपदा को मैनेज करने के, क्योंकि ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। ये हो गया आपका बिहार से रिलेटेड। अब आ जाते हैं भारत से रिलेटेड कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो ISRO, इसरो, क्योंकि
टॉपिक क्या लिखा हुआ है, देश के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका। तो डेवलपमेंट तो जिस जिस क्षेत्र में हुआ है उन सब जगहों से सवाल पूछे जाते हैं। इसरो से पूछा जा सकता है, DRDO से पूछा जा सकता है, क्योंकि कुछ देर पहले ही मैंने आपको दिखाया है कि रक्षा प्रौद्योगिकी में हमने कैसे आत्मनिर्भरता हासिल की है, उससे जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं। बहुत सारी कंपनियां बनाई है, हम आर्म्स के हथियारों के एक्सपोर्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम इंपोर्टर हैं, दुनिया के सबसे बड़े आर्म इंपोर्टर हैं, अमेरिका से, फ्रांस से, इजराइल से और रूस से, ब्रिटेन से, या इन सब जगहों से हथियार खरीदते हैं हम। अभी हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बेचेंगे अब हथियार, जैसे हम मिस्र को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, अफ्रीका के बहुत सारे देशों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, म्यांमार को बेचने की कोशिश, मलेशिया को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से हम एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं। तो DRDO से जुड़े हुए सवाल आपको देखने को मिल सकता है। बायोटेक्नोलॉजी, ये लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, इससे जुड़े हुए सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, क्या होता है, कैसे होता है, इसी से जुड़े हुए सवाल। कौन कौन सा मैंने बताया, एक मैंने बताया एग्रीकल्चर, भारत और बिहार दोनों स्तर पर इसरो के जो भी मिशन आते हैं उसको पढ़ना है। तीसरा पढ़ना पड़ेगा आपको DRDO और रक्षा से जुड़े हुए चुनौतियाँ। पांचवा आपको पढ़ना पड़ेगा बायोटेक्नोलॉजी और इससे जुड़े हुए चीज़ें, और नैनो टेक्नोलॉजी तो आप पढ़ते ही हैं, ये सब तो सामान्य सा टॉपिक हो गया। नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, संचार तकनीक, 5G मैंने बताया ही है, इनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं इन सब के क्रक्स पर। ओके, ध्यान पूर्वक देखिएगा, इतना डिटेल में हमने सब कुछ समझाया है आपको। पहले क्वेश्चन समझाया, फिर मैंने आपको टॉपिक समझाया है इम्पोर्टेंट, और उससे सवाल देखने को आपको मिलेगा आने वाले समय में। जब एग्ज़ाम हो जाए तो पेपर मैं लेके आऊँगा और फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि देखिए मैंने बोला था और यहाँ से पूछा गया है। ओके, अब आ जाते हैं कि पढ़ना कैसे है और कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्टैटिक की। स्टैटिक के लिए जो BPSC मेंस की बुक आती है, BPSC मेंस के रिगार्डिंग जो भी बुक आती है, जैसे दो बुकों में हमेशा बोलता हूँ, एक KBC नैनो मेंस की बुक अलग आती है और दूसरा आता है दृष्टि BPSC मेंस की बुक। इनमें आपको साइंस टेक्नोलॉजी का सेक्शन मिल जाता है, वहाँ से स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से तैयार कीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट हमेशा करूँगा, जब भी स्टैटिक पोर्शन को तैयार कीजिए तो रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब समझ में आ जाएगा, अगर नैनो टेक्नोलॉजी समझ में आपको आ गया है तो उसके आप अनुप्रयोग जो हैं, एप्लीकेशंस जो हैं, वो आप आसानी से सोचकर भी लिख सकते हैं कि टीवी के निर्माण में, जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसके निर्माण में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। कई सारे सनग्लास ऐसे बनने लग गए हैं जो आपको क्या होता है, जो आप जैसे गाड़ी चलाते हैं नींद आती है तो वो आपको सायरन बजा के उठा देता है। तो इस तरह के सनग्लास, जैसे वेदर रिपोर्ट और आपके फ़ोन कॉल आपके सनग्लास पर दिख जाता है, आपके चश्मे पर दिख जाता है, तो ये सब नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से पॉसिबल हो पाता है। जो नैनो चिप का निर्माण किया जा रहा है, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर से लेकर, कंप्यूटर से लेकर, फ़ोन से लेकर, वॉशिंग मशीन से लेकर, गीजर से लेकर हर जगह लगा होता है, फ्रिज से लेकर हर जगह यूज होता है चिप्स का, तो उसमें भी नैनो टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है। मेडिसिन में उपयोग किया जा रहा है। तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा। जब आप एक बार समझ जाएंगे कि 10 के पावर -9 नैनो यही तो कहलाता है, इसका उपयोग करके हम कौन कौन सी चीज़ों को बना सकते हैं, तो उसको फिर आप खुद से ही एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, अनुप्रयोग। थोड़े बहुत पढ़ के जाएंगे। स्टैटिक पढ़ने का मैंने आपको बता दिया है। अब जो कुछ नए टॉपिक आते हैं उनको कहाँ से तैयार करना होता है, किताब भी मैं दिखाने वाला हूँ, चिंता मत कीजिएगा। जो करंट के टॉपिक आते हैं इसका 2 सोर्स होता है। एक होता है आपका जनरल अवेयरनेस, कि आप कितना ज़्यादा अवेयर हैं। अब जैसे RBI का डिजिटल जो करेंसी है, ये तो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, तो इसको तो आपको खुद से ही तैयार करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर अगर रेगुलर पढ़ते हैं तो उससे आपको टॉपिक मिल जाएंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट, ऐसे टॉपिक जिन पर भारत सरकार और बिहार सरकार जोर दे रही है, या जो जनरल बिहार की समस्याएं हैं उनसे जुड़े हुए टॉपिक आपको तैयार करके जाना चाहिए। और ये कोई बताने की चीज़ नहीं है, जनरल अवेयरनेस होता है। वही तो मैंने बताया ना आपको कि सबसे पहले चीज़ वही ज़रूरी होता है कि आप कितने ज़्यादा अवेयर हैं चीज़ों को लेकर। अगर अवेयर होंगे तो आपको टॉपिक अपने आस पड़ोस में ही दिख जाएंगे। अब मान लीजिए जैसे आपसे सूखा से जुड़ा हुआ पूछा जाता है कि इसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से, तो उसके लिए तो कोई विशेष ब्रह्म ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो तो आपको खुद से सोचकर भी 2-4 पॉइंट तो लिख ही सकते हैं कम से कम। हाँ, 2-4 पॉइंट जो सरकार प्रयास कर रही है और जो वैज्ञानिक प्रबंधन के उपाय होते हैं वो आपको पढ़ना पड़ सकता है, तो उतना तो आप पढ़ के जाएंगे और आसान होता है।
स्टैटिक जो पूछा जाता है और जो करंट से पूछा जाता है उसके लिए किसी विज्ञान के नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। ओके, कोई डीप साइंस की जो नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, अनुप्रयोग पूछा गया। आपको ये नहीं पूछा गया कि नैनो टेक्नोलॉजी बनता कैसे है, आपसे ये पूछा गया कि उसका क्या उपयोग कर सकते हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ब्लॉकचेन की प्रोग्रामिंग क्या होती है या कैसे बनता है। हाँ, ये ज़रूर पूछा है कैसे कार्य करता है, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाएगा कि उसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, उसका यूज कहाँ होता है। समझ रहे हैं मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपसे पूछा जाएगा क्वांटम टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या हो सकता है, उपयोग उसका रक्षा क्षेत्र में हो सकता है, उसका संचार में हो सकता है उपयोग, उसको डेटा ट्रांसमिट करने में उपयोग हो सकता है, हज़ार उपयोग उसके हो सकते हैं, रिसर्च में हो सकता है। उसको क्वांटम और एआई को मिला दिया जाए तो डेडली कॉम्बिनेशन होगा, टर्मिनेटर टाइप का चीज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको खुद से समझना पड़ेगा कि समझ एक बनानी पड़ेगी, मूल रूप से वही है चीज़। दूसरा, विजन का जो मैगजीन आता है उसमें साइंस का सेक्शन रहता है। ये विजन 365 भी यूज़ कर सकते हैं आप। मेंस का रिगार्डिंग जो आता है फ्री में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश सब में। उसमें साइंस का सेक्शन में से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सामान्य लोगों के काम के हो उसको चुन कर पढ़ लीजिए। जैसे 5G हो गया, क्वांटम हो गया, जो मैंने कृषि से जुड़े हुए तकनीक बनाए हैं। जैसे नैनो यूरिया बनाया है भारत सरकार के एक विभाग ने, नैनो यूरिया। ये क्या होता है भाई? यूरिया का बोरा खरीद कर कभी गए होगे खेत में छिड़कने के लिए आप लोग, हम भी जाते थे, गांव में रहते थे। अब क्या होगा, बोतल आया है, लिक्विड यूरिया है ये, इसमें बोतल में रहेगा यूरिया, इसको पानी में घोलो और छिड़क दो। बोरा का बोरा उठाने के लिए बैलगाड़ी लेकर जाना पड़ता था, लोगों को ट्रैक्टर लेकर जाना पड़ता था यूरिया ढोने के लिए, बड़े बड़े खेतों के लिए। अब क्या होगा, जेब में बोतल लेके गए, यूरिया छिड़क के आ गए। ये तकनीक आपसे जुड़ा हुआ अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो आपसे पूछ सकता है, क्योंकि डायरेक्टली लोगों को इफेक्ट करेगा जीवन में ये डायरेक्टली। और ये भारत में पहली बार बनाया गया भाई, दुनिया में पहली बार कहीं पर बनाया गया, वो भारत में ही बनाया गया है। ये नैनो तकनीक की मदद से नैनो यूरिया का निर्माण किया गया, लिक्विड यूरिया जिसको कहा जाता है। इससे जुड़े हुए सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, पूछ सकता है, आसानी से पूछ सकता है। ये अवेयरनेस का ही चीज़ है, आपने नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा होगा, ये साइंस टेक्निक से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। तो मैंने सोर्स क्या बताया, बिहार स्पेशल जो मेंस के रिगार्डिंग बुक आती है उसको फॉलो कीजिए। डेली न्यूज़पेपर में आपको बहुत सारे टॉपिक मिल सकते हैं। उस दिन भी मैंने बताया था क्वांटम पर भारत सरकार ने मिशन शुरू किया है। और तीसरा आपका होता है जो विजन 365 की मैगजीन आती है मेंस के रिगार्डिंग, उसमें आपको टॉपिक मिल सकते हैं आसानी से। अगर मैं किताब की बात करूँ तो देखिए, ये दृष्टि की बुक है जो मैं जिसका ये सवाल है उसमें बेसिक से ये टॉपिक दिया हुआ है। मेंस की जो बुक आती है दृष्टि वगैरह की, GS1 GS2 दोनों है एक ही बुक में। 4था या 5वां संस्करण आया है, आपके पास होगा ही, बहुत बार पहले भी मैं बता चुका हूँ। उसमें देखिए लिखा हुआ भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। ये करीब में 50 पेज में ये चैप्टर है। डिटेल में इसमें सारा इसरो, DRDO, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सब कुछ दिया हुआ है। स्टैटिक पोर्शन का 80% तो आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। बाकी सवाल मैक्सिमम जो पूछे जाते हैं बंधुओं, वो सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, तो सवाल आपके पूछे जाएंगे वहीं से, करंट से रिलेट करके स्टैटिक में भी पूछा जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया ना। और KBC नैनो जो बिहार BPSC मेंस की आती है इसमें भी रहता है, यही बुक था। दृष्टि की जो बुक की बात करें तो यही बुक है, आपके पास होगा ही। इससे पहले भी बहुत बार समझा चुका हूँ। तो मूल रूप से आज क्या सब सीखा आपने, कैसे तैयार करना है, स्टैटिक को भी जैसे पढ़ना है तो उसमें करंट ऐड करके पढ़ना है, और इसका कैसे उपयोग हो सकता है इस चीज़ पर ध्यान ज़्यादा देना है, क्योंकि सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। और क्या बोला मैंने, और तैयार करते समय समझने पर थोड़ा सा अधिक फोकस करना है, क्योंकि समझ पर आधारित ही सवाल पूछे जाते हैं। और हाइप नहीं बनाना है, आसान होता है पढ़ना समझना इस चीज़ को, कोई ऐसा बड़ा 30 मार्कन है नहीं। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने करंट वगैरह का भी बता दिया है सब कुछ। जैसा भी लगा हो वीडियो कमेंट करके बताइएगा कैसा था कैसा नहीं। कुछ फीडबैक देना हो तो ज़रूर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में पढ़ाई करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच आप सभी का।